10वें सप्ताह में आपका स्वागत है। हम वेव तथा ऑप्टिकल सिस्टम, या फिर दूसरे शब्दों में प्रकाश वेव अथवा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को देखेंगे। मैक्सवेल और अन्य लोगों का धन्यवाद करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, प्रकाश वेव का एक रूप है। मान लीजिए कि क्या हम प्रकाश के प्रोपगेशन का वर्णन कर सकते हैं तथा प्रकाश के सामान्य गुण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या अपवर्तन। केवल वेव रूप की चिंता न करके, परंतु केवल इसे किरण के रूप में देखते हुए जो बिंदु ए से बिंदु बी तक जाता है, तो अगर हम यह दृष्टिकोण लें तो हमें पहले का निर्णय करने की आवश्यकता है वेव की किस लिमिट में यह मान्य होगा, और हम इस लिमिट के साथ कैसे काम करने जा रहे हैं। इस प्रकार का विवरण अच्छी तरह से काम करता है, जिसे रे ऑप्टिक्स की लिमिट कहा जाता है। यह संगत है लिमिट प्रकाश की वह वेवलेंथ या वेवफॉर्म की वेवलेंथ को छोटा लेने के या यह शून्य हो जाता है। चलिए यहाँ प्रकाश के स्रोत बिंदु पी लें और हम कहते हैं कि मेरे पास एक सर्कुलर एपर्चर है इस द्वारा दिया, और दूसरे सिरे पर मेरे पास एक स्क्रीन यहाँ है। यदि पी प्रकाश का कोई स्रोत है, तो प्रश्न यह है कि हम स्क्रीन पर क्या देखेंगे। इस स्थिति में यह इस अपर्चर के आयाम पर निर्भर करेगा। मान लीजिए यह अपर्चर इतनी छोटी है कि इस स्थिति में प्रकाश पी से वास्तव में जाएगा, लेकिन बहुत स्पष्ट बाउंड्रीज को देखने की संभावना नहीं है। तो यह प्रभाव है जिसे हम देख रहे हैं, जहां आप देखते हैं कि वहां कुछ प्रकाश है एक क्षेत्र में भी जो गहरा हो सकता है, जो कि विवर्तन प्रभाव के कारण होता है। और यह विवर्तन प्रभाव अनिवार्य रूप से है, और यह प्रकाश की वेव प्रकृति के कारण उत्पन्न होता है। तो हमें एक लिमिट तक जाने की जरूरत है जहां हम विवर्तन के प्रभाव दूसरे शब्दों में नहीं देख पा रहे हैं। निष्कर्ष यह है कि आप विवर्तन के प्रभाव को देखेंगे जब भी लैम्ब्डा शून्य से बड़ा होता है, तो लैम्ब्डा की लिमिट जो शून्य होगी, भले ही आप एपर्चर को पर्याप्त छोटा करें, आप विवर्तन प्रभाव नहीं देख पाते। उस स्थिति में जहां हम बहुत स्पष्ट देख सकते हैं, उस तीव्र भेद क्षेत्र के बीच सुस्पष्ट अंतर देखें जो ऊपर उठे हैं, और उस क्षेत्र के बीच का क्षेत्र जो इस बिंदु एक्स प्राइम के नीचे स्क्रीन पर छाया है। आप स्क्रीन पर प्रकाश और एस से अधिक प्राइम देखते हैं। यह गहरा है, इसलिए इस मामले में यह पी से एस प्राइम तक जाता है, और निश्चित रूप से दूसरी तरफ यह पी से भी जाएगा। इस बिंदु को एस डबल प्राइम नाम दे देते हैं। तो एस और एस प्राइम के बीच एस डबल प्राइम आप प्रकाश देखेंगे, और एस प्राइम के ऊपर एस डबल प्राइम के नीचे यह बहुत गहरा है। उस स्थिति में हम किरण आरेख का उपयोग करके प्रकाश वेव का वर्णन कर सकते हैं, मूल रूप से उन रेखाओं की तरह जो मैंने यहाँ खींची हैं। इसलिए यह रे ऑप्टिक्स या ज्यामितीय ऑप्टिक्स की रेजिम कहलाती है। हर समय प्रकाश की वेव बिंदु ए से बिंदु बी तक जाती है। हम इसे बिंदु ए से बिंदु बी जाने वाली रेखा के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि मैं उस प्रकाश को कैसे जान सकता हूं जो बिंदु पी से शुरू होता है, इस विशेष पथ को लेता है, और प्रश्न का उत्तर फर्मेट के सिद्धांत से प्राप्त होता है, जिसे अपवर्तक इंडेक्स कहते हैं। हमें अपवर्तनांक कहना चाहिए। मान लीजिए प्रकाश किसी माध्यम में अपवर्तक इंडेक्स म्यू के साथ जाता है। मैं इसे ds द्वारा निरूपित करता हूं, जो दूरी किसी माध्यम में प्रकाश द्वारा तय की गई है, जिसका अपवर्तक इंडेक्स म्यू। यदि ds दूरी है और v को प्रकाश की चाल कहते हैं, तो निश्चित रूप से माध्यम में
प्रकाश की गति जिसका अपवर्तक इंडेक्स म्यू है, उस स्थिति में मैं इस दूरी को तय करने में लगने वाले समय को ds लिख सकता हूं, इसलिए मैंने केवल अपवर्तक इंडेक्स की परिभाषा का उपयोग किया है। माध्यम में प्रकाश की वेलोसिटी को फिर से लिखना जिसे अपवर्तक इंडेक्स म्यू द्वारा कैरेक्टराइज किया गया है। अब मैं यह मान चुका हूं कि प्रकाश एक माध्यम में जाता है जिसे अपवर्तक इंडेक्स म्यू द्वारा कैरेक्टराइज किया गया है और माध्यम में कोई परिवर्तन नहीं है। हम इस विचार को यह कहकर सामान्य कर सकते हैं कि प्रकाश संभवतः विभिन्न माध्यमों की श्रृंखला में जाता है, प्रत्येक का अपवर्तक इंडेक्स भिन्न रूप से कैरेक्टराइज किया होता है। इसलिए तो चलिए मैं टाउ द्वारा दूरी ds को पार करने में लगने वाले समय को बताता हूं। इसलिए इस सूत्र को सामान्य रूप से मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसलिए इनमें से प्रत्येक इंडिसेस भिन्न माध्यम को निरूपित करती हैं तथा अपवर्तक इंडेक्स में परिवर्तन होता है ताकि जिसे म्यू आई द्वारा कैरेक्टराइज किया गया है। अब ds एक माध्यम में तय की गई दूरी है जिसे अपवर्तक इंडेक्स म्यू एक द्वारा कैरेक्टराइज किया गया है। ds2 वह दूरी है जो ए माध्यम में तय की गई दूरी जो म्यू 2 द्वारा कैरेक्टराइज की गई है, और इसी प्रकार आगे भी यदि लगातार बदलते माध्यम हैं तो हम समेशन को एक इंटीग्रेशन द्वारा प्रतिस्थापित कर सकते हैं। इस मामले में तय की गई दूरी जिसे टाउ द्वारा निरूपित किया गया है वह इसके द्वारा दिया जाएगा। इसलिए मेरे पास यह फॉर्मल एक्सप्रेशन है जो प्रकाश द्वारा उस समय के लिए लिया जाता है जो बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचता है। रे किरण सन्निकटन की इस तस्वीर में और बिंदु ए और बिंदु बी के बीच जहां आपका अपवर्तक सूचकांक बदलता है, इस प्रकार को इस म्यू द्वारा ध्यान में रखा जाता है जो एस फर्मेट के सिद्धांत पर निर्भर करता है। गणित रूप से इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है। तो इस इंटीग्रल में परिवर्तन शून्य है। इसलिए फर्मेट का सिद्धांत का भौतिक कंटेंट यह है कि यदि आपने बिंदुओं का चयन किया है और प्रकाश ए से बी की ओर जाता है, आप बहुत से संभावित पथों यहाँ पर विचार कर सकते हैं जिससे प्रकाश संभवतः इसे भी तक जा सकता है, और यह वास्तव में जो लेता है यह वह है जिसके लिए इस क्वांटिटी का परिवर्तन शून्य के बराबर होता है। बहुत कम शब्दों में यह पूरा कहना है कि यह गया समय इसे भी तक जाने के लिए सबसे कम है। इस क्वांटिटी न्यू टाइम्स ts को ऑप्टिकल पाथ लेंथ कहते हैं। तो यहाँ आपके लिए फर्मेट का सिद्धांत लिखा है और भी जैसे दो बिंदुओं के बीच वास्तव में पाथ हमने पिछली स्लाइड में जो बनाया था वह है जिसके लिए प्रकाशित पथ लंबाई स्थिर है। तो आप देखेंगे कि न्यू ds ऑप्टिकल पाथ लेंथ को निरूपित करता है, इसलिए यह क्वांटिटी स्थिर है। पथ में भिन्नता के संबंध में प्रकाश वास्तव में वह पथ है जिसके लिए ऑप्टिकल पाथ लेंथ एक एक्सट्रीमम है। तो हाइगेंस का सिद्धांत इस प्रकार है कि यह एक वेव के रूप में प्रकाश तथा किरण के रूप में प्रकाश के बीच एक ब्रिज प्रदान करता है। इसलिए उनका विचार यह है कि प्रकाश को वेव फ्रंट निरूपित किया जा सकता है। मेरे पास यह बिंदु P है जो प्रकाश का स्रोत है, और यदि यह प्रकाश का स्रोत है तो प्रकाश सभी दिशाओं में इस बिंदु P से बाहर की ओर जाएगा। अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि उन बिंदुओं का कौन सा लोकस है जिनका फेस समान है। अंततः प्रकाश जिस दिशा में P के चारों ओर घूमता है वह समान चाल से गति कर रहा है। समान फेस वाले इन लोकस के इस स्थान ने c टाइम्स t के बराबर दूरी तय की है। अब यह हमारे लिए एक वेव फ्रंट है तथा विशेष रूप से इस प्रकरण में इसे स्फेरिकल वेव फ्रंट कहा जाएगा। प्रकाश के बिंदु स्रोतों से बाहर आने वाला प्रकाश स्फेरिकल वेव फ्रंट को परिभाषित करेगा। दूसरी ओर यदि मेरे पास एक प्रकाश का स्रोत था जो
लीनियर है, इसलिए यहाँ समान फेज वाले सभी बिंदुओं ने समान दूरी तय की है। और इस प्रकार के बिंदुओं का लोकस एक सिलेंडर बनाते हैं, अतः इसे सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट कहते हैं। और अगर आप देख रहे हैं प्रकाश का एक पॉइंट सोर्स जो वास्तव में बहुत दूर है, लेकिन अगर यह पर्याप्त लंबी दूरी तक चला है और आप उसके एक स्मॉल पोर्शन को देख रहे हैं, और जो कि उदाहरण के लिए कुछ इस तरह की कुछ प्लेन वेव की तरह दिखेगा, इसलिए इसे प्लेन वेव फ्रंट कहा जाएगा। उदाहरण के लिए सूर्य का प्रकाश जो वास्तव में बहुत दूर से हमारे पास पहुंचा है, तो ऐसे मामलों में आप मान सकते हैं कि आप वास्तव में एक प्लेन वेव फ्रंट देख रहे हैं। तो मान लीजिए कि मेरे पास यह प्लेन वेव फ्रंट है कुछ समय t पर हो सकता है यह मूल रूप से एक स्फेरिकल वेव फ्रंट के रूप में शुरू हुआ हो, लेकिन उस बिंदु पर जहां मैं इसे देख रहा हूं, मैं एक प्लेन वेव फ्रंट को देख रहा हूं। हाइगेंस आइडिया यह है कि इस वेव फ्रंट पर प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिका के स्रोत के रूप में कार्य करता है, और हम कहते हैं कि आप यहाँ एक बिंदु लेते हैं, यह द्वितीयक तरंगिका का एक स्रोत है जो गोलीय होने जा रहा है। अब आप उस बिंदु को लेते हैं जो इस बिंदु के बहुत निकट है, यह बिंदु एक समान वेव फ्रंट बनाता है जो दूसरे बिंदु से निकलता है, और इसी तरह यदि आप उन सभी को एक साथ रखते हैं तो आपको जो मिलता है वह वेव फ्रंट की एक नई पोजीशन होती है। इसलिए अनिवार्य रूप से आप t0 पर एक वेव फ्रंट ले जाते हैं जो कुछ समय t पर एक केंद्र हो, और मूल विचार है कि किसी दिए गए वेव फ्रंट पर प्रत्येक बिंदु नए तरंग का स्रोत है। और यदि आप इसी के लिए एक ही फेज वाले बिंदुओं को जोड़ते हैं तो द्वितीयक तरंगिकाएं एक नया वेव फ्रंट उत्पन्न करेंगी, और आप यहां आए वेव फ्रंट पुरानी पोजीशन से नई स्थिति में, और आप इस प्रक्रिया को जारी रख सकते हैं। इसके लिए थोड़ा और अधिक अभ्यास की आवश्यकता है वेव फिनोमेनन के साथ यह स्पष्ट करने के लिए भी कि यह क्यों आगे की ओर गति करता है पीछे की ओर के बजाय। चलिए कहते हैं कि मेरे पास कुछ सतह यहाँ है जिसे हम एस कहते हैं, और वहाँ एक इनकमिंग वेव फ्रंट है। इस तरह से तो मैं द्वितीयक वेवलेट्स पर विचार करता हूँ और मैं इसे यहाँ ले जा सकता हूँ इस बिंदु पर कहते हैं मान लीजिए, जो अनिवार्य रूप से एक ही फेज के साथ सभी माध्यमिक तरंगों का लोकस है। और यहाँ मैं मान लेता हूँ कि माध्यम शीर्ष और तल पर भिन्न है, अतः पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तित कंपोनेंट प्रकट होता है, और जो कि इस तरह जाएगा। तो दूसरे शब्दों में आपके पास एक प्रकाश वेव है जो आ रहा है। चलिए कहते हैं इस दिशा में मैंने यहाँ तीर बनाया है, यह परावर्तित सतह प्राप्त करता है हो जाता है जो कि वहाँ मीडिया का परिवर्तन है, और अंत में परावर्तित कंपोनेंट इस दिशा में जाते हैं जिसे मैंने यहाँ दिखाया है, और उसी समान विवर्तन भी समझाया जा सकता है। यह अपवर्तन के मामले के लिए है। इसलिए शाम को प्रकाश वायुमंडल में अधिक दूरी तय करता है, इसलिए यदि यह सूर्य से आने वाली किरण है तो यह वास्तव में मुड़ जाती है जब यह वायुमंडल से टकराता है और हमारी आंखों तक पहुंचता है, और हमारे परिप्रेक्ष्य से यह ऐसा दिखेगा तो सूर्य यहाँ कहीं है, जबकि सूर्य की सबसे सही पोजीशन इस बिंदु से कहीं नीचे है, और यह अपवर्तक प्रभाव के कारण है, वायुमंडल के प्रभावों के कारण। चलिए कहते हैं कि मेरे पास प्रकाश का स्रोत है एस, और यहाँ से मेरे पास अपसरित किरणें हैं जो हमें गोलीय तरंगें देती हैं। और मान लें कि पर्याप्त दूरी पर यात्रा करने के बाद यह एक प्लेन वेव बन जाती है। इसलिए यदि आप एक ऑप्टिकल डिवाइस लगाते हैं, आप इसे अंत में यहाँ किसी अन्य बिंदु पर अभिसरित कर सकते हैं, कुछ अन्य बिंदु यहाँ और यहाँ पर अभिसरित कर सकते हैं, और निश्चित रूप से अभिसारी वेव फ्रंट इस तरह लग सकता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि वेव फ्रंट के साथ सभी बिंदु आए उदाहरण के लिए इस वेव फ्रंट को लेते हैं, वेव फ्रंट के सभी बिंदुओं ने समान ऑप्टिकल दूरी तय की है।
अर्थ अन्य शब्दों में वे स्रोत से समान ऑप्टिकल दूरी पर हैं, जिससे कि जिस पथ से प्रकाश गुजरता है, मान लें कि बिंदु एस से एस प्राइम, को फर्मेट के सिद्धांत द्वारा और इस वेव फ्रंट को मानचित्रित करने के लिए दर्शाया जा सकता है। हम मूल रूप से हाइगेंस आइडिया का उपयोग सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए करते हैं ताकि आप सेकेंडरी वेवलेट्स का उपयोग करके अपने वेव फ्रंट को आगे बढ़ा सकें। अब इस सभी मिशनरी का उपयोग परावर्तन तथा अपवर्तन के लिए करते हैं, जिससे कि हमारे पास यह सतह है। यहाँ एक इंसिडेंट वेव है जो कि इस सतह पर मेरे बाईं ओर से आती है और इस बिंदु एस पर है तथा परावर्तित हो जाती है, और आपके पास यह परावर्तित कंपोनेंट है और इस बिंदु एस पर जहां परावर्तन होता है मेरे पास एक अभिलंब है और उस लंब या अभिलंब के सापेक्ष दो कोण हैं। एक को परिभाषित करते हैं कोण आई है, जिसे आपतन कोण कहते हैं। यह वह कोण है जिस पर आपतित किरण सतहों से टकराती हैं, और एक दूसरा कोण है जिसको परिभाषित करते हैं आर से। यह वह कोण है जिस पर एक बाहर जाने वाली किरण परावर्तित करती है। अतः यह समस्त क्रिया एक प्लेन में होती है जो एस के लंबवत है, क्योंकि मान लीजिए कि यदि मैं कोई अन्य बिंदु लेता हूं तो मान लें कि एस प्राइम, और मैं इन बिंदुओं को उसे एस प्राइम और एस प्राइम से जोड़ता हूं आई, तो ये दूरियां वास्तव में ओ एस और एस आई से बड़ी हो जाएंगी। केवल ज्योमेट्री से जो हम देख रहे हैं और केवल समय जिसमें ऑप्टिकल दूरी में यह यात्रा करता है सबसे छोटा होगा। एक ओ एस आई एक समतल में है जो कि इस सतह के लंबवत है। तो आइए इस प्रश्न के लिए फर्मेट का सिद्धांत लागू करते हैं। मुझे जानना है कि प्रकाश को कितना समय लगता है ओ से एस तक और एस से आई तक यात्रा करने में। तो शुरू करने के लिए मुझे पहले वाई एस और एस आई की दूरी जानने की आवश्यकता है, और आकृति की ज्योमेट्री से मैं उन दोनों की गणना कर सकता हूं जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा और सी से विभाजित होगा, जहां सी प्रकाश की चाल है, टी बराबर है स्क्वायर रूट कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी। आइए इसे एक अलग नाम टी प्राइम देते हैं टी के बजाय। अब फर्मेट का प्रमेय हमें बताता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ टी प्लस टी प्राइम शून्य के बराबर है, तो एक सप्रेशन टी और टी प्राइम के लिए हमें यहाँ जो प्राप्त हुआ है मुझे मिल जाएगा, और इसे शून्य के बराबर सेट करना है। और बेशक वहाँ शून्य और एक माइनस साइन है जब हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, और मुझे निम्नलिखित इक्वेशन देगा कि अब यदि आप इस एक्सप्रेशन को लेफ्ट हैंड साइड तथा राइट हैंड साइड देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ यह क्वांटिटी साइन ऑफ एंगल आई के बराबर है, और इसी प्रकार साइन ऑफ आर क्या होगा, ठीक यही मेरे पास यहाँ है, यहाँ इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर है। तो इस सवाल में फर्मेट का सिद्धांत हमें बताता है कि साइन आई बराबर है साइन आर के। बेशक यह कई संभावित हल वाला सवाल है, लेकिन यदि हम सबसे सरल संभव हल लेते हैं, इससे हमें पता चलता है कि आई आपतन कोण आर के बराबर है जो परावर्तन कोण के बराबर है। तो यह परावर्तन के सामान्य रूप से बताए गए नियमों में से एक है। अब अपवर्तन के लिए इसी तरह की गणना करते हैं। यहाँ फिर से मेरे पास यह सतह है और अनुमानतः सतह के ऊपर और नीचे का माध्यम भिन्न है, जो अपवर्तन के दो भिन्न इंडेक्स द्वारा कैरेक्टराइज किया गया है। तो यहाँ मैंने अपनी सेटिंग बनाई है। बिंदु एस वह है जहाँ अपवर्तन होता है, जिसे कैपिटल एक्स कॉमा 0 द्वारा दिया जाता है, और उस बिंदु पर हम इस अभिलंब तथा आपतन कोण तथा
अपवर्तन कोण को परिभाषित करते हैं। अब यह प्रश्न है, फर्मेट का सिद्धांत हमें क्या बताता है? इस परिदृश्य में आवाज को पार करने के लिए जो समय दिया जाएगा वह आई है। मुझे एस आई पार करने के लिए उस समय की गणना करनी होगी। मैं उस एक्सप्रेशन को लिखता हूं जिस एक्सप्रेशन को मैंने सी प्राइम से विभाजित किया है। अत पहले माध्यम में सी प्रकाश की चाल की वेलोसिटी है जिसे अपवर्तक इंडेक्स म्यू द्वारा कैरेक्टराइज किया जाता है, और सी प्राइम दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल है जिसे अपवर्तक इंडेक्स म्यू प्राइम से कैरेक्टराइज किया जाता है। तो अब मुझे इन दोनों का योग लेना है। इनको x के संबंध में अंतर करें तो इस एक्सप्रेशन को x के सापेक्ष विभेदित करने के अलावा यह वही है जिसे मैं यहाँ प्राप्त करने जा रहा हूँ, और इस फिगर के संबंध में देखने पर यह बताएगा कि मैंने यहाँ लाल रंग से जो गोला बनाया है वह केवल साइन आई है। आपतन कोण का साइन इस क्वांटिटी का, और फिर से आप इस फिगर के साथ देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे वह साइन आर के बराबर है। अपवर्तन कोण का साइन इसलिए 1/c होगा म्यू, जिसे प्रकाश की चाल से विभाजित किया जाएगा, और इसी प्रकार 1/c प्राइम होगा यू प्राइम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। अब यदि मैं इन दो क्वांटिटी को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूं, प्रकाश की यह स्पीड क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी और मुझे अंतिम रूप प्राप्त होगा जो कि यह अपवर्तन का नियम है। अगले अध्याय में कोशिश करेंगे और कुछ और उदाहरण देखेंगे, लेकिन ऑप्टिकल एलिमेंट्स को शामिल करके हम देखेंगे कि हम कैसे लेंस मिरर आदि की उपस्थिति में किरण के पथ को कैसे मैप कर सकते हैं।